नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में रोज नए विवाद खड़े होते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले वोटर लिस्ट में नाम कटने के गलत उदाहरण पेश किए, तो अब रेवंत रेड्डी से लेकर स्टालिन जैसे बिहार विरोधी बयान देने वाले नेताओं के राहुल गांधी की यात्रा में आने से नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस बड़ी सियासी खबर पर हम करेंगे आज विस्तार से चर्चा। होगी बात अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के प्रयासों की। बताएंगे आरएसएस की बैठक के आज दूसरे दिन क्या निकला वहां से बड़ा संदेश। दिखाएंगे बाढ़, बारिश और भूस्खलन से कई राज्यों में बिगड़े हालात की। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कैबिनेट के अहम फैसले। 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अवधि। कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम के लिए 3 परियोजनाओं को हरी झंडी। राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए बोली को भी मंजूरी। रेवंत रेड्डी के बाद एमके स्टालिन की राहुल की यात्रा में एंट्री से राजनीति गरमाई। बात बिहारी अस्मिता पर आई। भाजपा ने कहा बिहार का अपमान करने वालों को लेकर घूम रहे हैं साथ। यात्रा में तिरंगे के अपमान पर भी उठे सवाल। भारत पर 25% अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ आज से लागू। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा स्थिति से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं उचित और उपयुक्त कदम। उद्योग जगत ने चुनौतियों को अवसर में बदलने का बताया समय। जम्मू में बारिश और बाढ़ का कहर। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। हर मृतक के परिजनों को कुल 9 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। गणेश चतुर्थी के साथ गणेशोत्सव की आज से शुरुआत। घर घर में विराजे गणपति। मंदिरों और पंडालों में भी लगी गजानन की मूर्तियां। आम और खास कर रहे हैं बप्पा के दर्शन। सुर्खियों के बाद में आज की बड़ी सियासी खबर से करते हैं शुरुआत। बिहार इन दिनों देश की सियासत का बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके द्वारा वो चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, तो बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। राहुल की यात्रा में कल रेवंत रेड्डी शामिल हुए थे, तो आज एमके स्टालिन शामिल हुए। ये दोनों ही नेता बिहार के लोगों के लिए अमर्यादित टिप्पणी पहले कर चुके हैं, जिसके चलते दोनों ही नेता विवादों में घिरे रह चुके हैं। राहुल और तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार के लोगों का अपमान करने वालों का सम्मान करने पर बीजेपी सहित एनडीए के नेताओं ने जोरदार हमला बोला है। राहुल की यात्रा इसी प्रकार के तमाम प्रकार के विवादों की वजह से लगातार सुर्खियों में भी बनी हुई है। बिहार में जारी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा राजनीतिक रूप से लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन आज राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए तो नया सियासी विवाद खड़ा हो गया। स्टालिन और उनके पार्टी के नेताओं ने कई मौकों पर बिहार के लोगों के खिलाफ अभद्र और विवादित बयान दिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से इंडी गठबंधन के नेताओं पर बिहार विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जो बिहार के लोगों को गालियां देते रहे हैं। ये सब आ गए हैं। अरे रेड्डी साहब और स्टालिन साहब, जो आप लोगों ने हैदराबाद में और चेन्नई में जो बिहारियों को गाली दिया है, उसके लिए तो आज बिहार की धरती पर आके माफी मांगिए। जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, बिहार के चुनाव में बुला रहा है, ये स्पष्ट संदेश है बिहारियों को गाली देने वाले लोगों का संरक्षण लालू प्रसाद जी का परिवार कर रहा है। जिसने उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के निवासियों को अब शब्द कहे, वो कांग्रेस पार्टी में सम्मान पाते हैं और स्टार प्रचारक बन जाते हैं। डीएमके के दयानिधि स्टालिन कहते हैं कि बिहारी तो तमिलनाडु में शौचालय साफ करने आता है।
बीजेपी ने स्टालिन और उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा बिहार के लोगों के विरोध के बयान से लेकर हिंदी और सनातन विरोधी बयानों पर जमकर घेरा है। इस बीच राहुल गांधी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोप लगाए तो एमके स्टालिन ने डीएमके और आरजेडी के नेताओं को पुराना दोस्त बताकर विपक्षी एकता की बात कही। एक चेहरे को लाखों फोटो से मिलाया, एक नाम को लाखों नामों से लगाया। இதுக்கு எதிரா என்னோட சகோதரர்கள் முன்னெடுத்துள்ள இந்த போராட்டத்தை வாழ்த்துறதுக்காகத்தான் நான் இங்க வந்திருக்கிறேன்। बीजेपी ने राहुल गांधी पर एसआईआर के मुद्दे पर बिहार और देश की जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया तो राहुल गांधी द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का लगातार अपमान करने की बात कही। जो दिवंगत हो जाते हैं उनके नाम कटते हैं, जिनको 2-2, 3-3 नाम होते हैं उनके कटते हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं कि बाहर से दूसरे देश से लोग आ जाए, घुसपैठिए आ जाएं कि आओ हम तुमका और तुम्हारा वोटर कार्ड बना देंगे, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर देंगे और हमको वोट देते रहना, नहीं चलने वाला। क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, कि जो बिहारियों का अपमान करेगा, उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाएगा, उनको स्टार प्रचारक बना दिया जाएगा। राहुल गांधी अपनी वोट अधिकार यात्रा में कुछ बिहार के वोटरों को लेकर आए थे जिनका नाम कटने का दावा राहुल गांधी ने किया था, लेकिन बाद में राहुल के दावे गलत साबित हुए। मंगलवार को राहुल की यात्रा में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी शामिल हुए थे। रेड्डी ने बिहार के लोगों के लिए पहले बहुत ही विवादित बयान दिया था। रेड्डी के बिहार यात्रा में शामिल होने पर बीजेपी ने राहुल गांधी और तेजस्वी को जमकर घेरा था। भले ही राहुल गांधी वोट यात्रा के माध्यम से चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी यात्रा इसी प्रकार के तमाम विवादों की वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन के बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने को लेकर उनके पूर्व के बयानों से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया कि उन्होंने बिहार के विरोध में किस प्रकार के बयान दिए थे। ये लेकिन पहला ऐसा मौका नहीं है जब कांग्रेस के बड़े नेता या फिर अन्य विपक्षी नेताओं ने ऐसे बयान दिए। कुछ और बड़े नेताओं के उन विवादित बयानों से आपको रूबरू कराते हैं जो कि उन्होंने बिहार और बिहार के लोगों के खिलाफ एक तरीके से दिए थे। विपक्ष के बिहार विरोधी बयान की बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी इसी साल 2025 में ही कहा है कि बिहार एक छोटा मोटा राज्य है, यानी उसकी क्षमताओं को, उसके कद को एक तरीके से कमतर करके उन्होंने लोगों के सामने पेश किया है। तो राहुल गांधी का एक बयान, बिहार इंडिया की अपराध राजधानी बन गया है और अपने आप में क्राइम कैपिटल के तौर पर उन्होंने इस बात को आगे रखा, तो ये भी बिहार की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की, क्योंकि आंकड़े इस बात की गवाही नहीं देते हैं। राहुल गांधी का एक और 2021 का बयान है कि उत्तर के मुकाबले, अगर हम वापस आ सकते हैं तो उस बयान पे आए, कि उत्तर के मुकाबले दक्षिण के जो लोग हैं वो लोग जो हैं ज्यादा राजनीतिक तौर पे समझ रखते हैं। ये बयान उन्होंने एक तरीके से केरल की अपनी वायनाड की सीट को जीतने के बाद एक तरीके से कहा था कि जो दक्षिण के राज्य के जो लोग हैं उनकी राजनीतिक समझ बेहतर है बनस्पत उत्तर के राज्यों को लेकर। तो उत्तर और दक्षिण के विभेद को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों को बेहतर बताया बनस्पत उत्तर भारत के लोगों को। तो ये अपने आप में राहुल गांधी का विवादित बयान था। सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस के पंजाब के बड़े नेता, इन्होंने 2024 में कहा कि पंजाब में बिहार यूपी से आने वालों के लिए कानून बनाया जाना चाहिए जो उन्हें कुछ अधिकारों से वंचित कर सके, यानी कि देश में एक ही जगह से, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए एक व्यक्ति के लिए दो अलग प्रकार के कानून बने। ऐसी वकालत पंजाब के कांग्रेस के नेता ने की थी। ऐसे ही सेंथिल कुमार जो डीएमके के नेता, उन्होंने 2023 में बयान दिया कि हिंदी भाषी राज्यों को गोमूत्र राज्य कहा गया। एक तरीके से ये गलत प्रकार से संबोधित करना और सनातन से जुड़ी हुई तमाम जो परंपराएं हैं उसको उन्होंने ध्यान में रख के इस बात का बयान दिया था और उनके इस बयान को सनातन विरोधी माना गया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 2023 में, उन्होंने कहा कि भारी बारिश से जो हिमाचल में नुकसान हो रहा है उसकी वजह बिहार के मजदूर हैं और उनको उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था कि भारी बारिश से हिमाचल में जो नुकसान होता है उसके पीछे बिहार के मजदूर जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस प्रकार का वो निर्माण करते हैं। तो उनकी कौशल क्षमता पर और बिहार के छवि को खराब करने के तौर पर उस बयान को देखा गया।
रेवंत रेड्डी जो कि मुख्यमंत्री तेलंगाना, उन्होंने 2023 में कहा कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है और बिहार को कमतर करके उन्होंने आका और उसके डीएनए पे सवाल खड़ा किया। तो ये अपने आप में ऐसा बयान था जो बेहद विवादित हुआ था और इस प्रकार के बयानों से बचने की जरूरत थी। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब में रहे हैं, उन्होंने 2022 में कहा था यूपी बिहार दिल्ली के भैये आकर यहां राज करना चाहते हैं, यहां मतलब पंजाब में राज करना चाहते हैं, हम उन्हें घुसने नहीं देंगे। और यह बयान उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में दिया था एक चुनावी रैली में। जिस समय ये उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी ने यह बयान दिया, प्रियंका गांधी वाड्रा उस वक्त हंस रही थी। तो यह भी अपने आप में बड़ा विवादित बयान हुआ था। दयानिधि मारन डीएमके के एक बड़े नेता है, यूपीए सरकार में केंद्र में मंत्री रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप के चलते इस्तीफा भी देना पड़ा था। 2019 में उन्होंने कहा कि यूपी बिहार से जो हिंदी भाषी तमिलनाडु आते हैं वे निर्माण काम करते हैं तमिलनाडु में या सड़कों और शौचालयों की सफाई करते हैं। तो एक तरीके से बिहार के यूपी के जो लोग आते हैं वो तमिलनाडु में शौचालय की सफाई करते हैं। ऐसा बेहद स्तरहीन विवादित बयान दयानिधि मारन ने दिया था। टीआरबी राजा जो कि डीएमके के नेता, उन्होंने 2013 में कहा कि बिहार और यूपी के लोग बलात्कारी होते हैं। बेहद शर्मनाक बयान था, जनरलाइज करते हुए इस प्रकार का बयान देना और दोनों ही राज्यों की छवि को खराब करना। ऐसा बयान 2013 में टीआरबी राजा ने जो कि डीएमके के नेता उन्होंने दिया था। तो ये अपने आप में बताने दिखाने के लिए काफी है कि कांग्रेस या तमाम विपक्षी दलों के नेता समय समय पे बीते कई समय में ऐसे बयान देते रहे हैं जो बिहार के लोगों और या कहा जाए उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश से तमाम जुड़े से राज्यों को लेकर कमतर कहने और उनको आंकने को लेकर बयान था। तो निश्चित तौर से यह मौजूदा वक्त में मामला इसलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि एमके स्टालिन जिन्होंने विवादित बयान दिया था उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर, और रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी जो बयान दिया था और उनकी जब बिहार में यात्रा हो रही है राहुल गांधी के साथ में, तब यह मामला एक प्रकार से फिर से राजनीतिक तौर पे तूल पकड़ गया। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, बिहार विरोध पर राजनीति गरमाई। तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय है जिसको लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है और इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। कौशल कांत मिश्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इसके अलावा कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संदीप जी आपसे करते हैं क्योंकि राहुल गांधी जिस मसले को लेकर चले थे वो मसला कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है और इस प्रकार के विवाद आगे आ जाते हैं तब जबकि रेवंत रेड्डी का बयान और एमके स्टालिन के बयान या तमाम डीएमके के नेताओं के जो बयान हैं वो सामने आते हैं और उनके साथ वो बिहार में उनका सम्मान करते नजर आते हैं। तो एक तरफ तो उनकी बुराई करना, उनको कमतर आंकना और उनके साथ बिहार में रोड शो करना, उनके साथ में मंच साझा करना, ये दोहरा चरित्र सा दिखाई पड़ता है। क्यों? सर, पहली चीज तो अभी आपने कहा कि जिस मसले को लेकर निकले हैं वो मसला पीछे छूटता जा रहा है। सर, जब कोई किसी भी व्यक्ति की चोरी पकड़ी जाती है तो इधर उधर वो भटकाता है, तो ये भी एक भटकाने की कोशिश भर है। अन्यथा सर आप 2-3 आंकड़े में रख देता हूँ। सर ये लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव हुए हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, संदीप जी विनम्रता के साथ मैं इस विषय पे आऊंगा, मैं इस विषय पे भी सवाल पूछूंगा, लेकिन मेरा जो पॉइंटेड सवाल था, क्या ये रेवंत रेड्डी और स्टालिन जैसे नेताओं को लेकर कांग्रेस ने ये सेल्फ गोल किया बिहार में? मैं इस पे आपका जवाब चाहता हूं, फिर इस पे भी आप बयान दीजिएगा। एसआईआर पे भी आऊंगा। बिल्कुल सर, 10 सेकंड उसमें बात पूरी हो जाएगी। सर, ये जितने भी राज्य में चुनाव हुए हैं, झारखंड अकेला छोड़ दीजिए तो हर जगह 6% लगभग वोट बढ़े हैं। सरकार किसकी बनी? भाजपा की। झारखंड में 1% बढ़ता है, विपक्ष के नेताओं, विपक्ष की सरकार बनती है। ये जो चोरी का तरीका ये सब जान गए। अब आते हैं आपने जो बात की बिहार के संदर्भित नेताओं के बयान। हमें याद है 2018 का चुनाव, 2018 भी याद है। 9 जिलों में जिस तरीके से हमारे बिहारी भाइयों को गुजरात में मारा गया ना सर, बहुत पीट पीट कर मारा गया और इतनी विभत्स घटनाएं हुई, इतना मारा गया सर, बेचारे पैदल चल कर आए। मोदी जी एक शब्द, एक बयान नहीं दिया सर, एक बयान। और सर उनका सनातन विरोध, हिंदी भाषी विरोध आपको स्वीकार है? आप बिहार में उनके साथ खड़े हैं क्योंकि आप तमाम बातों का जवाब दे रहे हैं, इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं और आप कहते हैं 10 सेकंड में जवाब दूंगा। मैं इसका पॉइंटेड जवाब पूछ रहा हूं। उनका मैं बीजेपी के नेता मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं पूछ लूंगा। आप जो कह रहे हैं, मैं आप पे लग रहे आरोपों का जवाब चाहता हूं। आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, उनका जवाब मैं पूछ लूंगा। जी नहीं सर, हम उसी की बात कर रहे हैं जी कि अगर आपको लग रहा है कि आप भाई भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, तो आरोप तो वो लगाए ना कि जो इस चीज से अछूतता हो। भाई आप तो खुद उसमें जो है संलिप्त हो जाए, वो
एक ठाकरे जी आते हैं महाराष्ट्र के, वो आपके साथ गठबंधन में। आपने गुजरात में जब घटना हुई, अल्पेश ठाकुर पर आरोप लगा 2019 से, आप उनको पार्टी का सदस्य बनाकर रखते हैं। तो इस अकाली दल, आप पंजाब में चले जाइए, वहां पर इसी तरीके की बातें होती हैं। वो अभी आपके साथ गठबंधन में रहे, अब मान लीजिए अलग हो गए। तो मेरे कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग तो सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश की पैदाइश है, और कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश हिंदी भाषी तो सर, जब वो लोग गलत बोलते हैं उत्तर भारत के लिए, बिहार और यूपी के लिए, तो आप लोग उनके साथ क्यों फिर खड़े नजर आते हैं? सवाल आपकी राजनीति के दोहरे चरित्र पर नजर आता है। मैं आता हूं आपके पास में। कौशल, ठीक है सर, ठीक है, कौशल कांत जी हमारे साथ। कौशल जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब, जब आप लोग इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तो उसके बाद आपके पास नैतिक इसका हक नहीं है कि आप उनके ऊपर सवाल खड़ा करें। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए, तो उन्हें करने दीजिए। उनको अपनी राजनीतिक सहयोगियों के साथ आगे बढ़ना है, वो बढ़ रहे हैं आगे। कौशल जी, देखिए सर, सबसे पहले तो ये समझिए कि राहुल गांधी जी जो खुद नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में विभेद करते हैं, आपको याद होगा 24 फरवरी 2021 की शायद बात है, जब वो गए थे वायनाड से चुनाव लड़ने, तो उन्होंने क्या कहा था कि नॉर्थ इंडियन को तो समझ ही नहीं है, मुझे वायनाड आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो अगर इंडी गठबंधन के सो कॉल्ड नेता ही नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में विभेद करेंगे, तो वो ऐसे लोगों को ही जोड़ेंगे ना जो नॉर्थ इंडिया वालों को नीचा दिखाए। आपने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, नेहरू साहब का नाम ले लीजिए, के.एन. नेहरू हुए, टी.आर.बी. राजा हुए, पोनिमुड़ी हुए, लिस्ट है पूरी। और एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो स्टालिन है, इनका विरोध किस पे रहता है? इनका विरोध हमेशा हिंदी भाषा पे रहता है, इनका विरोध हिंदुओं पे रहता है, इनका विरोध नॉर्थ इंडियंस पे रहता है। हिंदी का विरोध हम देख ही रहे हैं। ये सिर्फ सत्ता के लिए देश को पहले जातियों में बांटते हैं, फिर स्टेट में बांटते हैं, फिर भाषाओं के आधार पर बांटते हैं, और अपने फायदे के लिए जहां जो सूट करता वैसे बयान देते हैं। नहीं तो कौशल जी वही कह रहे हैं कि वो तमिलनाडु में हिंदी विरोध करेंगे, लेकिन जब वो इधर आएंगे तो उनके जो इंडिया अलायंस के जो सहयोगी उनके साथ में वो सियासत करते नजर आएंगे। उनका ये तर्क है। तो यही तो मैं भी बोल रहा हूं, ये क्या चीज, यही तो दिखाता है ना कि सत्ता की लालसा में ये कभी भी किसी को गाली दे देंगे और कभी भी उनको सर पे बिठा लेंगे। स्टालिन साहब के बेटे ही तो हैं उदयनिधि, जिन्होंने कहा था हिंदुओं को डेंगू मलेरिया, इन्होंने ही तो बोला था। इनके यहाँ कॉन्फ्रेंस होती है, सनातन उन्मूलन सम्मेलन, यही लोग तो करते हैं। जिस देश में खाते हैं, जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद करने की राजनीति करने वाले ये राहुल गांधी हुए, ये स्टालिन हुए, और ये जो भी लोग देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, भाषाओं में देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जातियों में, और हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। क्यों आए हैं बताइए ना। ठीक है, बिहार में किस लिए आए हैं? ठीक है, तो आए हैं इंडी गठबंधन। रामकृपाल जी, सवाल ये है कि इंडिया अलायंस ये कहता है कि अगर बिहार में वोट चोरी जैसी बात को रोकने की एक बड़ी मुहिम चल रही है तो पूरा इंडिया अलायंस एक है, लेकिन मामला जब उत्तर दक्षिण की बात आ जाती है, हिंदी विरोध की बात आ जाती है, सनातन विरोध की बात आती है, तो सारी बातें फिर से रिकॉल होती हैं और एक नया प्रकार की दोहरे चरित्र की राजनीति दिखाई पड़ती। कैसे देखा जाए, इसको समझा जाए? रामकृपाल जी। देखिए आरएम जी, बहुत सारे विरोधाभास हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि स्टालिन जी जब बिहार में जाएंगे तो वो आरजेडी का प्रचार करेंगे या कांग्रेस का करेंगे? जाहिर सी बात है, यही दो पार्टियां वहां पे हैं। बिहार की एक एक जनता को, सबको पता है कि स्टालिन की पार्टी उनके बारे में क्या सोच रखती है। और यही नहीं, जितने भी ये दक्षिण भारत के और बाकी राज्यों के लोग आजकल वोट के लिए जा रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अगर लगता है इंडिया अलायंस को कि उससे बड़ा फायदा होगा तो हम भी यही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। नवंबर में चुनाव होगा, नतीजे देख लेंगे। एक बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे जी कि वोट चोरी से बीजेपी आई हुई है, मैं केवल एक विनम्र सवाल करता हूं। बंगाल में 50 साल से आप नहीं हैं, पहले थे, क्या वोट चोरी से आपको बाहर किया? बिहार में आप नहीं हैं, 40 साल से वोट चोरी से बाहर किया। उत्तर प्रदेश में 36 साल से आप नहीं हैं, तब किसने वोट चुराया? उड़ीसा में आप पता नहीं कब से नहीं है, किसने वोट चुराया?
पूरी लंबी फहरिस्त है जी जहां कांग्रेस कभी रहती थी। बीजेपी तो बहुत बाद में आई है। बीजेपी ने तो न तो बंगाल से आपको बाहर किया, ना बिहार से किया, ना यूपी से किया। आप बाहर हुए हैं, आपके वोट चोरी नहीं हुए, आपके वोट आपको छोड़ करके चले गए दूसरे दलों में। जी इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए। ये वोट चोरी और चौकीदार चोर है का एक बार नारा लगा करके आपने देख लिया था। जी किसी भी नकारात्मक नारों पर कभी भी विकल्प नहीं बनता है। जी इंदिरा गांधी ने पॉजिटिव नारा दिया था, गरीबी हटाओ, प्रीपर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उन्होंने निजलिंगप्पा और मोरारजी देसाई और फलाना को गाली नहीं देने में अपनी ऊर्जा खत्म की। जी आगे इसके बाद देखिए, जयप्रकाश नारायण है, उन्होंने कहा संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। उसके बाद शुरू हुआ मंदिर वही बनाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। जी और आपका नारा क्या है? चोरी, वोट चोर, गद्दी छोड़। पिछली बार आपने राफेल पे किया था। कभी भी नकारात्मक पॉलिटिक्स से जी लड़ाई नहीं जीती जाती। बिल्कुल। और शायद ये जी जितने दक्षिण भारत के लोग आज आकर के कह रहे हैं, उनकी गालियां और उनके वो घाव हर बिहारी के जख्म बिल्कुल एक है अभी अस्मिता भी। पे सवाल उसको उठाना पता या है। चोट करना वो अपने आप में लोग भूलते नहीं है, ये अपने आप में बिल्कुल लोग। संदीप जी आप ही के पास आ रहा हूं। संदीप जी सवाल ये है कि कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है लगातार आप लोग जमीनी सच्चाइयों को स्वीकारने के बजाय एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं और बार बार चुनाव दर चुनाव आपको हार मिलती है, लेकिन आप उस कोशिश को लगातार कर रहे हैं। क्यों जमीनी सच्चाई को स्वीकारने के बजाय, आत्ममंथन करने के बजाय आप लोग इस प्रकार का एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? पहली चीज तो अभी निगेटिव राजनीति की बात हुई जी। रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं सर, आज भी सर सत्ता पक्ष में रहते हुए नेहरू जी तक को याद करने वाली पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। मतलब ये तो गुमराह करने वाली बात है ना सर। मतलब आज भी नेहरू जी से लेकर जितने भी हमारे पूर्व नेता हैं जो इस दुनिया में भी नहीं है, उनको गाली देने का काम करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी राजनीति करते हैं। और 14 के पहले जिस तरीके से कैग के माध्यम से फर्जी घोटालों के आरोप लगाकर इन्होंने हमें सत्ता से बेदखल किया, हम तो पूछते हैं कि भाई 11 साल में जो घोटाले के आरोप। अरे संदीप जी कैग में इन्होंने कहां से आरोप लगवा दिए सर आप पे? कैग ने आरोप कैग की वजह से लगाए विनोद राय जी। नहीं तो विनोद राय जी जब कैग में थे तो उस समय आप लोगों की सरकार थी, उस समय बीजेपी कहां थी सर? इन्होंने आरोप कहां से लगवा दिए? वो सर संघ की मानसिकता से निकले हुए बहुत सारे अधिकारी सत्ता पक्ष आपकी सरकार के तो आपने बैठाया क्यों सर कैग जैसी जिम्मेदारी पे उनको? आपकी सरकार थी उस समय। कौशल कांत जी वो ये कह रहे हैं कि साहब आप लोग इस प्रकार का एक नैरेटिव करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी हाँ जल्दी से संदीप जी। हाँ अब जल्दी से ही सर, जिस तरीके से अभी बात हो रही है कि वहां पर ये वो या बिहारियों के बारे में, सर मैं भी फेस करता हूँ। मैं भी पंजाब जाता हूँ या मुझे भैया कह के बुलाया जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। गुजरात जाता हूँ, मुझे भैया कह के बुलाया जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जी। गुजरात में तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। जैसे अभी रामकृपाल जी ने कहा कि तमिलनाडु की गाली याद रही है लेकिन गुजरात वाली भूल गए। ये जो सिलेक्टिव नैरेटिव है उसको बंद करना पड़ेगा अगर बिहार का या यूपी का भला आप चाहते हैं। बिल्कुल। और सिलेक्टिव नैरेटिव की आप जो बात कर रहे हैं तो फिर बयान देना भी बंद करना पड़ेगा सर। कितने बड़े बड़े आपके कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिए हैं। कौशल कांत जी सवाल ये, सर समय की सीमा है, संदीप जी समय की सीमा है। कौशल कांत जी सवाल ये है कि आप लोग सिलेक्टिव तरीके से चीजों को चुन लेते हैं और उसके आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है आपको। संदीप जी आ रहा हूं आपके पास। संदीप जी आ रहा हूं, आप ही के आरोप का जवाब ले रहा हूं। कौशल कांत जी। हाँ संदीप जी समय की सीमा का ध्यान रखिए सर, बाकी मेहमान भी हैं। हाँ ठीक कौशल जी। आर्यन जी समस्या ये नहीं है, जैसे अभी संदीप जी बोले थे इनको सब भैया कहते हैं। किसी स्टेट में जाकर के अगर कुछ कहता है वो सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब उसका पॉलिटिसाइजेशन होता है, जब उसका राजनीतिकरण होता है, उसको राजनीतिक पैटर्नाइजेशन होता है, तो एक लीडर को ऐसा करने से बचना चाहिए। राहुल गांधी यही करते हैं, स्टालिन यही करते हैं, साउथ के कुछ लीडर्स यही करते हैं। अभी महाराष्ट्र में जिस तरीके से ऐसा हुआ वहां पे भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो जब आप देश की जनता, अरे संदीप जी आप ही के जवाब, आपके आरोप का जवाब दे रहे हो संदीप जी। अरे संदीप जी प्लीज, संदीप जी प्लीज। संदीप जी गरीबी हटाओ का नारा दे करके आपकी मोम की गुड़िया बन गई। गरीबी हटाओ, गरीबी खत्म हुई क्या? ठीक है रामकृपाल जी सवाल ये है कि इस प्रकार का जो एक नैरेटिव खड़ा हो रहा है कि ऐसे नेता बिहार में आकर राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं और उनके पूर्व के बयान
एक मामला है, राजनीतिक तौर से गरमाया हुआ है। अगर ये उनको आने मौका वाले नहीं समय होगी तो में आप बिहार क्या की सियासत पे क्या असर डालेगा? रामकृपाल जी। देखिए आनंद भाई, मैं एक बात कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना इस देश के लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि वही एक राष्ट्रीय पार्टी है जो विकल्प के रूप में खड़ी हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो क्षेत्रीयता का नारा देकर के जो घटिया बातें करती हैं, उसका अगर कांग्रेस समर्थन करेगी तो यह कांग्रेस के लिए आत्मघाती है जी, क्योंकि कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी है। एक क्षेत्रीय पार्टी दूसरे राज्य को लोगों की बुराई करके वोट कमा सकती है, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो क्षेत्रीय राजनीति है, यही कारण है, इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस को कमजोर किया जी, और यही क्षेत्रीय पार्टियां आज कांग्रेस को अपनी बैसाखी बना करके अपना भला करना चाहती हैं। जी। इससे कांग्रेस को सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल। एक राष्ट्रीय पार्टी का क्षेत्रीय पार्टियों पर इस प्रकार से निर्भरता, ये भी अपने आप में दिखाता है कि कहां पे आज कांग्रेस खड़ी हुई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि कैबिनेट में आज क्या कुछ अहम फैसले लिए गए। इस खबर पे विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. मैं हूँ बैटिंग खिलाड़ी फ्रॉम खेलते रहो प्राइवेट लिमिटेड। आजकल गेमिंग और बैटिंग ऐप बहुत ट्रेंड हो रहा है। ढेर सारे गेमिंग ऐप आपको मौका देते हैं खेलने और कमाने का, तो इस गंगा में हम भी हाथ धो लिए। नकली गेमिंग ऐप बना के खेलते खेलते मैं कभी आपसे आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांग लेता हूँ, कभी फ्रॉडुलेंट पेमेंट गेटवे का लिंक दे देता हूँ और कई बार तो गेमिंग के एल्गोरिदम्स को मैनिपुलेट कर लेता हूँ। मुझे तो स्पोर्ट्स कार लेनी है। क्यों, खेलोगे ना? रुको, गेमिंग प्लेटफॉर्म सही है या नहीं वेरीफाई करो। पेमेंट प्रोसेसर पर रिसर्च करो, उसका यूजर एग्रीमेंट पढ़ो। फेक ऐप्स को रिपोर्ट करो cybercrime.gov.in पर। स्कैम से बचो, सेफ रहो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब बात बदलते बिहार की करते हैं, क्योंकि बदलते बिहार के लिहाज से अगर बात की जाए तो पलायन की समस्या अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या रही है बिहार के लिए, क्योंकि उसकी वजह से परिवार बिखरते थे, टूटते थे और उनको कई प्रकार की समस्याएं आती थी। लेकिन मौजूदा बिहार सरकार ने जब एक तरीके से वहां पर अर्थव्यवस्था को गति दी है, रोजगार को बढ़ावा दिया है, तो एक रिवर्स पलायन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग अब वापस बिहार लौट रहे हैं और उनको वहीं पर काम मिल रहा है। आज की कहानी में देखिए किस प्रकार से कई कामगारों की जिंदगी बदल गई है बिहार में सुधरती अर्थव्यवस्था को लेकर।
रिवर्स पलायन से गांव की आबादी कम होने से रुकती है और वहां के विकास को बढ़ावा मिलता है। इसका सटीक उदाहरण आप बिहार में देख सकते हैं। राज्य में बड़ी तादाद में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के बाद यहाँ बड़े पैमाने पर बिहार से दूसरे राज्यों में कमाने गए कामगारों का रिवर्स पलायन हुआ है। आइए देखते हैं ऐसे ही कामगारों की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने के बाद आज बिहार की धरती पर काम कर रहे लोगों ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि पहले बाहर रहकर काम करना पड़ता था, छुट्टियां कम मिलती थीं, घर आने जाने में ही समय और पैसा खर्च हो जाता था, परिवार से दूर रहना सबसे बड़ी पीड़ा थी। लेकिन अब जब बिहार में ही रोजगार के अवसर मिल रहे हैं तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अपनी छुट्टियां परिवार संग बिता पाते हैं, समय की बचत हो रही है और पैसों की भी। आइए सुनते हैं बिहार लौटे इन्हीं लोगों की जुबानी, उनके जीवन में आए इस बदलाव की सच्ची कहानियाँ। मेरा नाम सूरज कुमार झा है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मैं पहले काम नोएडा में करता था, सेक्टर 85 डिक्सन कंपनी में। वहाँ पर मैं काम करता था एज ए हेल्पर। मेरे को वहाँ पे जैसा मेरा एजुकेशन है उस हिसाब से मेरे को काम नहीं मिला गया और प्लस मेरे को घर से दूर अकेले रहना पड़ता था। खाना बनाने, रहने, खाने पीने कोई देखने वाला भी नहीं था, जिसके और वहाँ पे कंपनी में उतना इज्जत भी बिहारियों को नहीं मिलता था और उतना पैसा भी नहीं मिलता था। 10,000 में अपना रहना, खाना पीना, रूम रेंट ये सब नहीं हो पाता था। इसके कारण मैं यहाँ हाई स्पिरिट में जाना, बिहार में आया, मुजफ्फरपुर में इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ। यहाँ आके मेरे उस हिसाब से काम मिला, घर परिवार के साथ रहता हूँ, ना कोई छुट्टी का झमेला है ना कोई चीज़ का है। यहाँ पे आराम से खुशमय ज़िंदगी जी रहा हूँ माता पिता के साथ। जी मैं पहले यूपी में काम करती थी और पहले परिवार के साथ नहीं रहती थी, इसीलिए हम लोग बिहार में कंपनी खोला, इसलिए हम लोग के बिहार में काम मिला है, इसलिए हम लोग काम करते हैं। मेरा घर बेला छपरा है, 5 मिनट के रास्ते हैं। यहाँ पे हम लोग कंपनी के पास ही रहते हैं। मेरा नाम रूबी कुमारी है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मैं इस कंपनी में काम करने आ रही हूँ। इस कंपनी से मैं मार्केट हूँ। इस जॉब से अच्छी तरह से काम कर रही हूँ। मैं सैलरी के लिए इस तरह की बात की हूँ और इस हर महिला को काम देना चाह रही हूँ। आपने देखा बिहार में रिवर्स माइग्रेट कामगारों की कहानी। कामगारों के बिहार में रिवर्स माइग्रेशन के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आ रही है। हम फिर आएंगे बिहार में हो रहे सफल रिवर्स माइग्रेशन की नई कहानी को लेकर। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। और अब बात कैबिनेट के फैसलों की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने की मंजूरी दी है। इस योजना के लिए कुल 7,332 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका लक्ष्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों को कवर करना है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल होंगे। योजना का क्रियान्वयन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवाएं विभाग संयुक्त रूप से करेंगे। इसमें लाभार्थियों को बैंक और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण और रुपए क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही दूसरे बड़े फैसले के तहत कैबिनेट ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए भारत की ओर से बोली लगाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने होस्ट कोलैबोरेशन पर हस्ताक्षर करने, संबंधित मंत्रालयों और विभागों के आवश्यक गारंटी उपलब्ध कराने और बोली स्वीकार होने पर गुजरात सरकार को अनुदान जारी करने की अनुमति भी दी है। इन खेलों में 72 देशों के एथलीट्स हिस्सा लेंगे। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर भारत का क्या है रुख। खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई।
LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। दादू आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और अब बात टैरिफ की, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया था वो आज से लागू हो गया है। रूस का तेल खरीदने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया था, जिसके बाद भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी की है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात मानी जाए तो उन्होंने स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, जिसके चलते देश तेजी से आगे बढ़ेगा और इस प्रकार की व्यवस्थाएं लागू होंगी ताकि भारत की निर्भरता इस प्रकार की दिक्कतों में ना होने पाए। इसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री का जो विजन है उस पर इंडस्ट्री का भी साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ बुधवार से लागू हो गए। इसे मिलाकर भारतीय निर्यात पर यूएस टैरिफ 50% हो गया है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसे भारत ने बार बार अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है। भारत ट्रंप के आदेश के बाद से इससे उत्पन्न होने वाले हालात से निपटने की तैयारी में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इस संबंध में कह चुके हैं कि भारत बाहरी दबाव का सामना करेगा। उन्होंने जनता को ये भी भरोसा दिलाया कि किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों का हित उनकी प्राथमिकता है। मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। जानकारों का मानना है कि नई दिल्ली वैकल्पिक बाजार ढूंढकर टैरिफ के प्रभाव को कम करने पर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि हम विभिन्न बाजारों तक पहुंच सकते हैं और हमारे पास अपने कुछ निर्यात को उस दिशा में मोड़ने का अवसर होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि इससे निपटने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। The tariffs have been selectively imposed on us. So that's why I say they are unreasonable, unjustified and unfair. But our economy is strong enough. Our government will protect the interests of our country. And we will continue to look at markets for all resources because we have a very large population whose energy security also has to be addressed. उधर उद्योग जगत से जुड़े कई संस्थानों ने 50% टैरिफ चुनौती से जल्द ही उबर जाने की उम्मीद जताई है। भारत सरकार ने जिस तरह से प्रथम यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, सेकंड यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और थर्ड ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो ये एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण थोड़ा नया मार्केट भी मिलेगा, लेकिन वो अमेरिका का जितना मार्केट गैप का जितना मिलेगा नहीं। दूसरी बात ये भी पॉजिटिव है, चाइना और रशिया ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि हम हमारी मार्केट भारत के लिए ओपन कर देंगे। डोमेस्टिक मार्केट जो है वो अभी और लायबल रहेगी हमारे मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स के लिए। जीएसटी के ऊपर काफी बेनिफिट दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। मार्केट के शुरुआती इफेक्ट्स काफी हार्ड होंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट मार्केट और यूरोप की मार्केट के ऊपर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को और फोकस करना पड़ेगा।
इस बीच अमेरिका के जाने माने अर्थशास्त्री जेफरी सैश का कहना है कि भारत पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अमेरिका का ही नुकसान किया है। इससे अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा और उसकी कंपनियों का भारी नुकसान होगा। टैरिफ के कारण अमेरिका में महंगाई बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था 0.4 से 0.5% के बीच घट सकती है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में महंगाई दर 2026 में 2% के ऊपर रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया, अमेरिका में महंगाई के नए दबाव के संकेत दिखने लगे हैं, जो हाल ही में लगाए गए टैरिफ और कमजोर डॉलर के कारण खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे आयात संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस अहम खबर के मायने क्या हैं, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं। सर, बहुत स्वागत है। महत्वपूर्ण चीज़ ये कि इस टैरिफ का जो पूरा असर है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर, वो कितना होगा, और दूसरा, इस समस्या को एक अवसर में बदलने के लिए हम जो स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पे आगे बढ़ रहा है, वो कितना कारगर साबित होता है? जी, ऐसा है कि जैसे अभी जो टैरिफ लगा है 50% का भारत के ऊपर, उसका निश्चित रूप से इमीडिएट कुछ इम्पैक्ट जो है हमारे कुछ उद्योगों पे, कुछ निर्यात पे पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से मुझे लगता है भारत सरकार ने इससे निपटने की एक पूरी व्यापक एक योजना जो बनाई है, जो मुझे लग रहा है, उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो उद्योग हैं, जो निर्यात हैं, सबसे पहले जिनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, उनको किस तरीके से आर्थिक रूप से या नीतियों के द्वारा उनको कुछ सहायता दी जाए। दूसरी बात यह है कि भले ही बहुत से बयान अमेरिका से आ रहे हैं जी, लेकिन हमने ये नहीं कहा है कि कभी भी हम जो भारत और अमेरिका के बीच में जो बातचीत चल रही है व्यापार समझौते की, उसको हम बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। उस बारे में उम्मीद है कि 2-4 हफ्तों में, 2-4 महीनों में वो कोई ना कोई उसका हल हम निकाल पाएंगे। तो जो उथल पुथल भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में हो रही है अभी जी, शायद थोड़ी देर के बाद कुछ स्थिरता लाने की कोशिश की जाएगी जी। तीसरी बात जो है वो ये है कि जो अल्टरनेटिव वैकल्पिक जो मंडियां हैं, उसमें सरकार ने 40-45 ऐसी मार्केट्स को आइडेंटिफाई किया है कि जो निर्यात अभी प्रभावित वहाँ अमेरिका को जो नहीं जा पाएंगे शायद, उनको उन मंडियों की तरफ मोड़ा जाए। उसमें उनको जो भी सुविधा, जो भी सरकार उसके बारे में कर सकती है, उसके कोशिश की जाएगी। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो उधर जा सकते हैं। तो जो हमारे जो मुक्त व्यापार समझौते हमने अभी किए हैं जी, और कुछ जो बड़े होने वाले हैं, जैसे साल के अंत तक एक वो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो समझौता है जी, उसका एक डेडलाइन है। और उसके बाद ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जो मुक्त व्यापार समझौते हमने पहले जिसको मना कर दिया था, जैसे RCEP वाला है जी, तो उसके बारे में भी दोबारा सोचा जा सकता है, क्योंकि भारत के व्यापार को भी, निर्यात को नई मंडियां चाहिए जी। और सर, एक पॉइंट जो कहा जा रहा है, सर आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। एक पॉइंट जो कि घरेलू मांग को बढ़ाकर भी हम इस दिशा में तेजी से बढ़ सकते हैं, और शायद जो GST रिफॉर्म्स किए गए हैं उसमें एक बड़ा बूस्टअप मिलता नजर आएगा। क्या आपको वो एक जमीन पे बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है? जी, आप बिल्कुल सही कहा, मैं उसी तरफ आ रहा था। तो सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट शायद जो भारत की अर्थव्यवस्था पे, भारत के निर्यात पे वो पड़ सकता है, क्योंकि जो एक थोड़ा सा जो एक संकट उत्पन्न हुआ है और सरकार ने उसको पूरे अपना ध्यान केंद्रित करके उसको जो बाकी सारे विदेशी आप बात कर रहे हैं, बाहर की जो हमारी नीतियां उसको बदलने की, उसके अलावा कैसे भारत इतना बड़ा मंडी है, इतना बड़ा बाजार है, इतनी बड़ी हमारी मिडिल क्लास है, तो एक काफ़ी जो मांग है भारत के अंदर भी एक पैदा की जा सकती है। तो जो हमारे उद्योग हैं वो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से वो डिपेंडेंट रहे भारत की बाहर की मार्केट्स के ऊपर। तो उनमें यहाँ भी जो है, क्योंकि पहले भी, क्योंकि वैसे भी इतनी बड़ी जो हमारी मार्केट है और दूसरे देशों के अलग से है, भारत की जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंस है हमारी अर्थव्यवस्था की, वो उतनी ज़्यादा नहीं है जी, जैसे कि बाकी साउथ ईस्ट एशिया के या दूसरे देशों की है। तो कुछ हद तक हम उसको झेल सकते हैं, भारत उसको कर सकते हैं, लेकिन एक तुरंत एक थोड़ा झटका
उन निर्यातों को जरूर लगेगा, लेकिन हो सकता है कि इसके नतीजे में कुछ समय के बाद हम जो स्थिरता है भारत और अमेरिका के संबंधों में भी ले आ पाए और नई मार्केट्स भी ले आए, और ये भी हो सकता है कि एक बड़ी मंडी भारत के अंदर नई नीतियों के द्वारा, जैसे जीएसटी रिफॉर्म है और कई चीजें हैं, तो एक नए सुधार जो भारत के अंदर आर्थिक सुधार कई बार तेजी से नहीं हो रहे थे उनको और तेजी उसके अंदर लाई जाए। तो कई बड़ी व्यापक जो है एक मुझे लगता है योजना है, कुछ उसके तुरंत परिणाम नजर आएंगे, कुछ दीर्घ समय में आएंगे, लेकिन ये एक निश्चित तौर से, और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि ये जो हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है उसका कोई आर्थिक औचित्य नहीं है। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल सच बात है, क्योंकि उसके अपने आप में बहुत से लॉजिक है। जो वजह बताई जा रही वो वजह तो अपने आप में कहीं एग्जिस्ट करती नहीं। फिलहाल सर वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय को साधारण शब्दों में बेहतरी से समझाने के लिए शुक्रिया आपका। और इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से फोन पर बात हुई है। दोनों ही नेताओं ने यूक्रेन में संघर्ष के समाधान के लिए हाल के प्रयासों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया है। और दोनों ही नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ बातचीत हुई है, जिसमें यूक्रेन संघर्ष में शांति के समाधान कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस दिशा में दोनों ही नेताओं ने बातचीत की। और आपसी संबंधों, भारत और फिनलैंड के आपसी द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी बातचीत हुई है। और निश्चित तौर से ये अपने आप में आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ये संवाद, ये बातचीत बेहद अहम, और यूक्रेन में शांति बहाली को लेकर जो हाल फिलहाल में प्रयास हुए हैं उसको लेकर भी दोनों ही नेताओं ने आपस में विचारों का आदान प्रदान किया है। और भारत लगातार से कहता रहा है कि संघर्ष के बाद शांति के लिए संवाद के रास्ते आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। मैं हूं बैटिंग खिलाड़ी फ्रॉम खेलते रहो प्राइवेट लिमिटेड। आजकल गेमिंग और बैटिंग ऐप बहुत ट्रेंड हो रहा है। ढेर सारे गेमिंग ऐप आपको मौका देते हैं खेलने और कमाने का, तो इस गंगा में हम भी हाथ धो लिए। नकली गेमिंग ऐप बना के खेलते खेलते मैं कभी आपसे आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांग लेता हूँ, कभी फ्रॉडुलेंट पेमेंट गेटवे का लिंक दे देता हूँ, और कई बार तो गेमिंग के एल्गोरिदम्स को मैनिपुलेट कर लेता हूँ। मुझे तो स्पोर्ट्स कार लेनी है, क्यों खेलोगे ना? रुको, गेमिंग प्लेटफॉर्म सही है या नहीं वेरीफाई करो, पेमेंट प्रोसेसर पर रिसर्च करो, उसका यूजर एग्रीमेंट पढ़ो। फेक एप्स को रिपोर्ट करो cybercrime.gov.in पर। स्कैम से बचो, सेफ रहो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूं। पुलाव नहीं, प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारत के अमृतकाल के लिहाज से जापान एक बेहद भरोसेमंद साथी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही समय में जापान की यात्रा भी करने वाले हैं। और भारत जापान के 15वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की एक तरीके से प्रधानमंत्री की वहां मौजूदगी होगी। इस समय हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्र ने भारत के राजदूत जो कि जापान टोक्यो में मौजूद हैं उनसे बात की और समझने की कोशिश की कि मौजूदा वक्त में भारत और जापान मिलकर किन क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भारत और जापान दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें जिनकी दोस्ती दशकों पुरानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा किस तरह से अहम होने जा रहा है? हमारे साथ जापान में भारत के राजदूत श्री शिबिजार जी हैं बात करने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनको आप कैसे परिभाषित करेंगे? वो कौन से नए आयाम हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में इस बार जुड़ने जा रहे हैं? 2014
Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi and the then Prime Minister Mr. Abe, उन्होंने एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया है। वो बेसिस में हम लास्ट 10 इयर्स हमारा रिलेशनशिप फोकस करके आगे बढ़ रहा है। अभी ये स्टेज में हमने रीच किया है। हमको इतना अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप है, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप है और पीपल टू पीपल कनेक्ट है। दोनों नेता जब मिलेंगे, और ये तो पहली बार दोनों के बीच में जो एनुअल समिट है वो भी होने जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा फोकस बताएं, और यहाँ से टोक्यो से दुनिया के लिए क्या संदेश दोनों देश देना चाहेंगे? सी, इंडो पैसिफिक is a very important geopolitical, geo-economic region. India and Japan are very important players in this Indo-Pacific region. When India and Japan comes together or work together, it is not only for our two countries, it is for the region and for the world. Particularly in these challenging times when we see a lot of issues around the world. This is the time two like-minded countries like India and Japan need to work together, and that is what exactly we are doing. बुनियादी ढांचे में लगातार जापान का सहयोग मिलता रहा है। वो कौन से क्रिटिकल एरियाज हैं जिन पर हम इस बार इस दौरे के दौरान बातचीत होते हुए देख सकते हैं? जापान हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर था। ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, many of the sectors Japan has been an important player. Make in India, for India, and make for the world. In fact, I'm very happy to note that Japanese-made cars in India are now being exported to Japan. So similar is the opportunities available now for Japanese companies to make in India for the world. And that is exactly what we are working on, to make India a manufacturing hub, which would help India to in its journey to the Amritkal period. But semiconductors, new and critical technology, quantum computing, drones, robotics, space cooperation, there are many areas on which our two countries are working together, and I am confident that during the visit we would be able to further deepen this relationship. बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अभी क्या स्थिति है, और इसमें क्या कुछ प्रगति इस दौरे के बाद देखने को मिल सकती है? In various infrastructure projects also, Japan has contributed immensely and continue to contribute. One of the projects is our MAHSR project, which we are making some significant progress in that. It was agreed to in 2014, but I can tell you this, by 2027, we will have a train running from Ahmedabad to Mumbai in that corridor. कि ये दोनों ही देशों के बीच में जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, वो नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए तैयार हैं, और इसी की सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, टोक्यो। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि पहाड़ से लेकर मैदान तक किस प्रकार से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। एक और प्रगतिशील भारत तेज और चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का साक्षी बन रहा है, वहीं कुछ स्थानों पर अतिक्रमण आवाजाही में बाधा बन रहे हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप आपको सशक्त बनाता है। बस एक टैप में शिकायत दर्ज करें, फोटो को जियो टैग करें और शिकायत की स्थिति ट्रैक करें और समाधान पाएं। राजमार्ग यात्रा ऐप पर फास्ट टैग रिचार्ज और वार्षिक पास एक्टिवेट करें और नजदीकी अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट की जानकारी भी पाएं। ओवर स्पीडिंग अलर्ट के साथ रहें सुरक्षित। राजमार्ग यात्रा ऐप पर हाईवे अतिक्रमण रिपोर्ट करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। अक्का प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हमें एडिस मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी
पूरी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मौसम की मार से इस समय जम्मू कश्मीर बुरी तरीके से हलकान नजर आ रहा है। भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं के चलते बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान सामने आया है। इतनी बड़ी आपदा के बाद स्थानीय प्रशासन से लेकर सभी राहत और बचाव एजेंसियां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री ने ज़मीनी हालात का जायजा लिया और हर संभव कदम उठाने कर लोगों का बचाव अभियान तेजी से चलाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। मौसम विभाग ने जम्मू संभाग के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके चलते स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश भी जारी किया गया है। और इसी खबर के साथ न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज़ नाइट